आगे अपनी क्लास में और पिछली क्लास में हमने ऊष्मा इंजन के बारे में समझा था और थोड़ा सा हमने ये भी देखा था कि भाई चीज़ कैसे काम करती है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जो पिछली क्लास में पढ़ाया जाता है वो बोर्ड पे लिखा होता है, दैट इज़ की एक परंपरा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद करना होता है। यूट्यूब पे बच्चे कह रहे सर टाइम लगता है, मतलब इसे मिटाने में टाइम लगता है, शॉर्टकट। मतलब यूट्यूब पे बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं कि वो पूरे फिजिक्स को शायद 2-4 घंटे में ही पढ़ लेना चाहते हैं। और बदलते बहुत हैं, इधर टॉपिक इधर। कई टीचरों से मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ, मैंने कहा क्या चल रहा है भाई, ऐसा हो रहा है, कितना चल रहा है। तो कह रहे हैं सर किसी भी वीडियो का जो व्यू ड्यूरेशन है, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा जाता ही नहीं है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। और 2% 5% लोग ही उसको पूरी तरह देख रहे हैं। मैंने एक बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई, बहुत पहले की बात है, जो कि लगभग 12 मिनट की वीडियो थी। 12 मिनट की वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब जो आप उसे स्किप कर दें। दैट इज़ 100%, दैट इज़ वो मटेरियल था कि जो आपको हर हाल में। और वीडियो को मैंने इतना मतलब कंप्रेस कर दिया था उसको कि 1 घंटे का टॉपिक मैंने 12 घंटे में हाईलाइट कर दिया था। आप ये मान के चलिए उस वीडियो का भी व्यू ड्यूरेशन 5 मिनट से ऊपर नहीं गया। इतनी जल्दी में बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते हैं, एक बटन दबाकर सब कुछ ख़त्म कर देना चाहते हैं। खैर, अब आगे चलेंगे। ऊष्मा इंजन हो गया 12-9 में। अब चलेंगे 12-10, प्रशीतक ऊष्मा पंप, हीट पंप या प्रशीतक। प्रशीतक बोलते हैं कूलेंट या रेफ्रिजरेटर, कूलेंट भी बोलते हैं, ठंडा करने वाला। ठीक है, तो पहले से हटा लेते हैं अपना। चलिए ले लेते हैं 12-10 और इसे बोल देते हैं ऊष्मा पंप या हीट पंप। और दूसरे में इसको बोल देते हैं रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक भी बोल देते हैं, प्रशीतक। इसको बोल देते हैं कूलेंट और रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज बोल देते हैं। तुम घरों में तुमने देखा होगा यार, जो फ्रिज होता है ये वही चीज़ है बिल्कुल। ठीक, अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। और इसमें जो है एफिशिएंसी यानी दक्षता नहीं लेंगे, इसमें लेंगे अपन, देखो नाम आया है कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक परिभाषित करेंगे इसमें। चित्र इसका जो है हमारे पास जो एनसीईआरटी में है वही बनेगा। हालांकि मैं पूरी तरह समझाऊंगा आपको चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, दैट इज़ वो, कि फिर अपने तरीके से मैं पहले हम चित्र बना दें। गर्म ऊष्मा भंडार, गर्म ऊष्मा भंडार, तापमान गर्म वाले का T1 ले लेते हैं। गर्म ऊष्मा भंडार को ऊष्मा भेजी जाएगी, है ना। क्योंकि मान लीजिए कोई कमरा, फ्रिज जो भी है लगाते हैं, एसी वगैरह चलाते हैं आप, एसी वगैरह यूज़ करते हैं, मान लीजिए फ्रिज है, तो ऊष्मा भेजी जाएगी गर्म ऊष्मा भंडार को, यानी बाहर पर्यावरण को, कमरे से बाहर, फ्रिज से बाहर ऊष्मा भेजी जाएगी। ठीक, और यहाँ पर आपका कार्य आपको करना पड़ेगा। ये कार्य जो आप करते हैं, ये W, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, ये आप कैसे करेंगे, किसी गैस पे करेंगे, कैसे चलाएंगे किसी भी गैस को, और बिजली से, मोटर से आपको चलानी पड़ेगी।
ठंडा ऊष्मा भंडार, ठंडे ऊष्मा भंडार से आप हीट लेंगे, यानी जिसको ठंडा करना है वो यहाँ पर आ गया, ठंडा ऊष्मा भंडार। ठीक, अब कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यानी निष्पादन गुणांक, निष्पादन गुणांक इसे बोल देते हैं अल्फा, और ये होता है Q2/W। ठीक, Q2 यानी जहाँ से तुमने ऊष्मा ली है, ये तुम्हारे भाई तुमने काम तो यहीं से लिया है, और ये Q1 है तुम्हारा, यानी इसे मैं T2 लिख देता हूँ, बल्कि Q2 यहाँ नहीं लिखता मैं ना, मैं Q2 कहाँ करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसके ऊपर, और इसे मैं T2 लिख देता हूँ। ठीक, ये इसका चीज देखिए, इसमें एफिशिएंसी नहीं है, इसमें क्या है, एफिशिएंसी नहीं है, इसका है निष्पादन गुणांक, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे लिख के दे दूँ मैं आपको अंग्रेजी में, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये चीज़ कैसे पूरी होती है, ये जो है अब मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। गर्म ऊष्मा भंडार यानी हायर टेम्परेचर है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी फ्रीज के अंदर जो है, मान लीजिए फ्रीज की बात करें, प्रशीतक की बात करें, कूलेंट या रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो ये वो जगह है जो फ्रीज के अंदर की जगह है, जहाँ बर्फ़ जमाई जाती है, चीज़ों को ठंडा रखा जाता है। दूसरी चीज़ ये वो है जिससे गैस फ्रीज में चलाई जाती है ताकि वो हीट ले सके, और ये बाहर का तापमान है, फ्रीज से बाहर हीट फेंकी जाती है, ठीक, आउट। तो कुल मिला के ये प्रक्रिया अगर देखें आप बिल्कुल उल्टी है, इंजन के हिसाब से देखा जाए तो उल्टी है। वहाँ पे क्या होता है, इंजन आपको काम देता है बाहर, और टेम्परेचर हीट इधर से चलती है, इधर को जाती है, इधर को जाती है, साइलेंसर से बाहर निकल जाती है, कम टेम्परेचर पर हीट जो होती है बाहर आती है। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, उल्टा चलाना पड़ रहा है, यानी कार्य करके ही हीट को कम तापमान से अधिक तापमान पे ले जाया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का ये दूसरा नियम है, वो हम पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। यानी कार्य करना पड़ेगा अगर आप ऊष्मा को कम तापमान से अधिक तापमान पे ले जाएंगे, और अगर ऊष्मा स्वतः ही जाएगी, ठीक, तो वो अपने आप चली जाती है, उसमें आपको कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अधिक तापमान से कम तापमान पे ऊष्मा अपने आप चली जाती है, बह जाती है एनर्जी। कम से अधिक पे ले जाने में तुम्हें काम करना पड़ता है। तो ये वही चीज़ है, ऊष्मागतिकी के दो नियमों में दूसरे नियम के दो कथन हैं। एक कह रहा है कि पूरी तरह से आप ऊष्मा को कार्य में नहीं बदल सकते, एक ये है, एक ये है कि कम तापमान से अधिक तापमान पे ऊष्मा ले जाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं जाती। तो दोनों ही हिसाब से फिर एक पे इंजन है, एक स्टेटमेंट पे, कथन पे इंजन बना दिया कि ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में नहीं बदल सकते। दूसरा जो कथन है उसके हिसाब से ने फ्रीज बना दिया कि साहब कम तापमान से अधिक तापमान पे ले जाने में काम करना पड़ेगा। ठीक, अब ये चीज़ होती क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ कैसे चलती है। देखिए, मैं आपको यहाँ इसका प्रक्रम या इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। ऐसे मान लीजिए यहाँ एक मोटर लगाई है मैंने, एक मोटर जो है मैंने लगा रखी है यहाँ, ऐसे ये है मोटर से जुड़ा हुआ पंखा, ये फैन है और ये मोटर है जो गैस को घुमाती है, और इस पाइप में या बॉडी में गैस भरी है। ऐसे इसमें गैस भरी है, मान लीजिए कोई गैस भरी है ऐसे, और इस गैस में कुछ पिस्टन लगे हैं, एक लगा है, दो लगे हैं, दैट इज नॉट मैटर, पिस्टन लगे हैं, ठीक, या वॉल्व लगे हैं, पिस्टन या ऑटोमेटिक वॉल्व कह सकते हैं। यानी वॉल्व लगा दूं, एक दाब पे खुलने वाली वॉल्व, जब दाब बढ़ता है एकदम से वॉल्व खुल जाती है, तो यहाँ पर गैस मान लीजिए आती है ऐसे, और ये मोटर गैस को चलाता है ऐसे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समीकरण नहीं लगानी है आपको। गैस यहाँ आके दबाई जाती है, दब गई गैस, देखो गैस यहाँ पे बढ़ गई, देखो ये गैस की सांद्रता
या उसकी अमाउंट यहाँ बढ़ रही है, देखो यहाँ बढ़ गई। जब उसके अंदर एक दाब आ जाता है गैस के अंदर, तो ये एकदम से वॉल्व खुल जाता है और ये गैस एकदम से छा करके इसमें फैल जाती है। तो जैसे ही गैस एकदम से फैलती है, उसका तापमान एकदम से गिरता है, आयतन बढ़ता है, ठीक, एकदम से एक्सपेंड होती है गैस, तो तापमान गिरता है। नेट की ये कोई वो कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली चीज़ नहीं है, दाब भी गिरता है। एकदम से आयतन बढ़ गया तो दाब गिर गया एकदम तेजी से, तापमान गिर गया एकदम तेजी से। तो तापमान गिर जाने की वजह से, यहाँ का जो तापमान है वह गिर जाने की वजह से ये गैस अंदर से ऊष्मा खींचती है, जो कि हम Q2 कह रहे हैं उस ऊष्मा को, और यहाँ तापमान कितना है T2। अब गैस वापस आती है, गर्म होते होते गैस वापस आती है। कह रहा यहाँ पर इसका खुला हुआ हिस्सा है फ्रिज का, उसके माध्यम से बाहर तापमान T1 पर ये हीट बाहर निकल आती है, फ्रिज से बाहर आती रहती है, ठीक। तो इस तरीके से ये घूमती रहती है। कंप्रेशर, ये कंप्रेशर है जो गैस को दबाता है, कंप्रेसर बोलते हैं इसको, ठीक। और इस तरीके से ये प्रक्रम काम करता रहता है, ठीक। अब यहाँ पर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अगर देखो तो हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे समीकरण क्या कह रहा है, Q1 बराबर है Q2 प्लस W के, ये चीज़ हो रही है। और यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हो, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q1 माइनस Q2, ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक। तापमान के पदों में इसको लिख सकते हो अल्फा को, क्योंकि ऊष्मा की जगह पे हम क्या कर देते हैं, हम ऊष्मा की जगह पे तापमान भी लिख देते हैं, ठीक। अब इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, इसी अल्फा को तापमान के पदों पर लिख सकते हो T2 और ये T1 माइनस T2, ये, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये परसेंट नहीं है, इसमें प्रतिशतता वाली कोई बात नहीं है। हम कहते हैं भाई परसेंट होती है, हम दक्षता को परसेंट में ले लेते हैं, वो कोई चीज़ नहीं है, परसेंट वाला कोई मसला नहीं है। और सीधा है कितना काम तुमने किया, ठीक, और वो कितना तुम्हारे काम आया। भाई फ्रिज कितना ठंडा कर रहा है बर्फ़, कितनी पानी को कितनी जल्दी, तो ये तुम्हारे काम आया। और बिजली तुम्हारी कहाँ खर्च हुई है, बिजली तुम्हारी यहाँ खर्च हुई है, मोटर से तुमने काम किया है, दैट इज नॉट मैटर। ये चीज़ क्या है भाई, तो वो ऊष्मा है जो फेंक दी गई बाहर। दो चीज़ों पर फोकस होता है हमारा, कि तो हमारा खर्चा कितना हो रहा है, हमारी बिजली कितनी फूक रही है, ये है, ठीक। और बर्फ़ कितनी ठंडी हो रही है हमारी, हमने सब्जियां रखी फ्रिज में, दूध रखा, बहुत सारी चीज़ें रखी, तो तापमान हमारा हमारे किस काम आ रहा है, ये है वो। कह रहे जी फ्रिज तो ठंडा कर ही नहीं रहा, ये फ्रिज ठंडा कर नहीं रहा, ये एसी कमरा ठंडा कर नहीं रहा, बिजली फूके जा रही है, तो फिर क्या हो गया, तापमान T2 कम से कम है ही नहीं, दक्षता खत्म, कम से कम हो जाएगी, बेकार, मशीन खराब। ताकि समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो आगे चलते हैं, अब थोड़ा पानी पीऊँगा मैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने इंजन देखा था, ये भी चीज़ होती है। और यहाँ पर अगर उन्हीं तापमानों पर, दो तापमानों पर आप किसी इंजन को, या उन्हीं तापमानों पर आप किसी फ्रिज को, किसी प्रशीतक को चला रहे हैं, तो कह रहा है इसमें निष्पादन गुणांक या कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस या दक्षता के बीच में कोई संबंध होता है। वो तो होता भी है, देखो तापमान मान लीजिए जैसे कर दूं मैं, कह रहा है इन दो तापमानों T1 T2 के बीच में एक इंजन व एक प्रशीतक चलाया जाता है, उनकी दक्षता और उनकी जो है निष्पादन गुणांक में क्या संबंध होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ वो चीज़ मुझे जोड़नी है, बाकी इस पे जो छोटा मोटा सवाल होता है वो तो हम जब हल करेंगे एनसीईआरटी में T1 T2 की वैल्यू लगा देंगे। और ये तो आप जान भी रहे हैं कि इस तरह के सवाल में हमने पीछे Q1 Q2 की वैल्यू लगा भी ली है, वो कार्नोट मतलब क्या नाम, सॉरी, उसमें इंजन में मैंने लगवा भी दिया सारा सब कुछ। तो यहाँ पर हम नई चीज़ की बात करते हैं कि दक्षता में और निष्पादन गुणांक में कोई संबंध होता है, क्योंकि ये दोनों ही तापमानों पर या ऊष्माओं पर निर्भर करते हैं। चलिए वो देखते हैं।
बेसिकली पहले सवाल लिखूंगा मैं, सब हम किस सवाल का उत्तर देंगे वो लिख देता हूं मैं। ताप T1 एवं T2 जहां T1 बड़ा है T2 से के बीच में एक इंजन एवं प्रशीतक को चलाया जाता है। तो दक्षता यानी ईटा एवं निष्पादन है ना, निष्पादन गुणांक जिसे हम कह रहे हैं अल्फा के बीच संबंध जो है बताइए, के बीच संबंध बताइए। ठीक, या संबंध की निष्पत्ति कीजिए, स्थापित कीजिए, जो भी, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें दक्षता की, इंजन की बात करें, भाई उन्हीं दो तापमानों पे हम कोई इंजन चला रहे हैं कहीं पे, उन्हीं दो तापमानों के बीच में हम कोई प्रशीतक चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, कोई बड़ी मशीन बना रखी है हमने, तो इनमें क्या फ़र्क होगा, दक्षता और इसके बीच में क्या संबंध होता है। कहीं पर भी ये संबंध किसी भी तरीके से हम लगा सकते हैं बाद में। फिलहाल तो हम इसे सूत्र को लगा लें कि भाई उन्हीं तापमानों पर दक्षता कितनी होगी, उन्हीं तापमानों पर निष्पादन गुणांक कितना होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सबसे पहली चीज़ मैं ये लिख देता हूँ। देखो ये होती कितनी, एक T2 बटे T1, यह है इंजन के लिए दक्षता। और अल्फा कितना है बताओ, अल्फा है T2 T1 माइनस T2, ये दो चीज़ें हैं। देखो तो T1 बटे T2 या T1 इसमें से हटा देना है तुम्हें, बस और कुछ नहीं करना। अब मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको कर देता हूँ 1 बटे अल्फ़ा, और ये हो जाता है T1 माइनस T2 बटे T2। तो 1 बटे अल्फ़ा T1 बाई T2 माइनस 1, तो T1 बाई T2 ये हो गया 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस अल्फ़ा बटे अल्फ़ा। तो ये जो मान है ये किसका है, T1 बाई T2 का है। चलिए आगे लेते हैं, यहाँ पर मान किसका है, T2 बाई T1 का है। तो इसे उल्टा कर लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, यानी ईटा बराबर 1 माइनस, ये T1 बाई T2 है, इसे उल्टा कर दूँ, T2 बाई T1 कर दूँ, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, ये लगा दिया। देखो सिंपल हो गया, बदल दिया इसको। भाई ये तो T1 बाई T2 है, लगाना क्या मुझे, T2 बाई T1 लगाना, वहाँ लगा दिया मैंने पलट के इसको, ठीक। दक्षता में तो ये आ गया, देखो ये कट गया, ये आ गया, लो ठीक, सिंपल। एक बार चेक कर लेते हैं, T2 T1 माइनस T2 और ये T2 माइनस T1, बिल्कुल सही बात है। 1 बाई अल्फ़ा करूँगा इसको तो T1 माइनस T2 बटे T2 हो जाएगा, ये भी सही है। इसको 1 को इधर ले आऊँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये भी सही है। T1 बाई T2 बिल्कुल सही है, बदल दूंगा वहाँ पे, ये भी सही है। दैट इज़ फिनिश, ये हो गया, ठीक। ऐसे ये आ गया। अब बदलना चाहते हैं इसको उधर, उसको उधर करना चाहते हैं तो देखो ये भी कर सकते हैं। अब कर सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा 1 बाई ईटा, इसको उधर ले आओ, उसको नीचे ले गया, और अल्फ़ा 1 बाई ईटा माइनस 1, तो ये अल्फ़ा ये हो गया 1 माइनस ईटा माइनस ईटा, ये भी हो जाता है, ऐसे भी लिख देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी कर सकते हैं। मतलब बेसिक जो रिलेशन है वो ये है। तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि ये भी लिखा होता है, इसमें चाहे डाल लो वैल्यू, दैट इज़।
पर यह भूल जाते हैं, मान लीजिए कौन अपॉन में था, कौन बटे में था, क्या था, आड़ा आड़ा कुछ भी था। तो ध्यान रखें इस मेथड को, दोनों को लिखें, रफ कॉपी में फटाक से बदल के लगा दें। दैट बी श्योर, पक्का कर लें, निश्चित कर लें कि भाई इस तरीके से चीज़ें होती हैं। क्योंकि रट्टा जो होता है ना, कई बार फॉर्मूले में रट्टे में चीज़ें बहुत जल्दी में बदल जाती हैं दिमाग में। तो मेथड को पकड़ें, मेथड से करें, वो ज़्यादा बेटर है। 10 सेकंड 20 सेकंड आधा मिनट लगना है सवाल के ऊपर छोटी मोटी चीज़ों को बदलने में, तो मेथड से करें। ठीक, यहाँ से बेसिक बदलें, भूल जाएं अगर तो बदल के देख लें इसको। ठीक, यानी सवाल ये आता है कि भाई दो तापमान है मान लीजिए हमारे पास, 27 और 273 जो भी लगाओ, कह रहे हैं इनके बीच में इतनी दक्षता है, या किन्हीं दो तापमानों के बीच में इंजन की इतनी दक्षता है। तो कह रहा इन्हीं तापमानों पर अगर फ्रीज बनाया जाए तो उसका निष्पादन गुणांक क्या होगा, या उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। तो फार्मूला यही काम करेगा आपका। पर भूल गए इसको, कह रहे यहाँ क्या था यार, यहाँ ये था, यहाँ ये था, दिमाग लगा रहे हैं। समय बर्बाद ना करें, याद करने की कोशिश करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक बार भूल गए तो भूल गए। यहीं पे आओ, सीधा सीधा रफ कॉपी पे जाओ, पीछे लिख के फटाक से तैयार करके कर दो। पूरे प्रोसेस में 1 मिनट लगेगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए जोड़ दिया दोनों को, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब वही आ गया आपका ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। 2 नियम है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस बारे में बताया था। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम, ठीक, ये है 12-11 टॉपिक जो है तुम्हारा 12-11, ठीक। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम, या द्वितीय नियम ऐसे बोल देते हैं, द्वितीय नियम लिख देते हैं हिंदी में, दूसरा भी लिख देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा डायरेक्ट देसी टाइप भाषा है, दूसरा द्वितीय नियम, ठीक। तो पहले मैं इसको सामान्य भाषा में लिखूंगा, नॉर्मली समझाऊंगा पहले आपको, फिर मैं ये स्टेटमेंट जो लिखे हैं ये भी बता दूंगा आपको। अगर आप परीक्षा में लिखते हैं तो लिख के बताना पड़ेगा, साहब ये केल्विन प्लैंक का प्रकथन है, ये क्लासियस का प्रकथन है, वो क्या है, ठीक है नहीं। पहले हम सेकंड लॉ पे ध्यान देते हैं कि इसका मतलब क्या है, दूसरा नियम क्या है। तो बेसिक लिख के दूंगा पहले मैं आपको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक। तो पहला जो इसका स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं साहब, ऊष्मा को पूर्णतया यांत्रिक कार्य में नहीं बदला जा सकता। यानी ऊष्मा को पूर्णतया यांत्रिक कार्य में नहीं बदला जा सकता, ये पहला कथन है इसका, ठीक। दूसरा जो कथन है इसका, ठीक, ऊष्मा कम ताप से
अधिक ताप तक या ताप पर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। जब तक किसी प्रक्रम में कोई बाह्य कार्य न किया जाए। यानी कोई प्रक्रम हो, कोई प्रोसेस बनाए पहले, अगर कोई बाह्य कार्य नहीं करते मान लीजिए प्रोसेस के अंदर उस गैस के ऊपर या उस पदार्थ के ऊपर जो भी है, तो ऊष्मा कम ताप से अधिक ताप पे नहीं जा सकती स्वतः अपने आप, और ऊष्मा को पूर्णतया यांत्रिक कार्य में नहीं बदला जा सकता क्रिया में। ये एक है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम समझें कि इन दोनों का मतलब एक ही है तो ये हमें समझना है कि दोनों का मतलब क्या है, एक ही क्यों है। अब देखो बात क्या होती है, हम कह रहे हैं साहब ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में नहीं बदला जा सकता। मान लीजिए कोई गैस, किसी गैस का कोई तापमान है, अब जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई गैस है और इसका तापमान है T1, ये है, हम कह रहे हैं भाई ये मोटा मोटा 500 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। और इसमें कोई दाब है, भाई देखो कहीं किसी बर्तन में बंद है ये गैस, इसमें ताप है, दाब है, कुछ भी है। अब मान लीजिए हम इसे दूसरी अवस्था में लेके आते हैं, कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि इसका तापमान, इसका दाब है मान लीजिए कुछ दाब कुछ भी ले लेते हैं P1, आयतन V1 जो भी है, और हम यहाँ इसे दूसरे ताप पे लेते आते हैं, मतलब लेते हैं यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर, दाब P2, आयतन V2, ठीक। आयतन बढ़ाती है गैस, गैस काम करती है, आयतन बढ़ाती है, ठीक। तो वर्क तो कर रही है, वर्क तो गैस कर रही है। अब कह रहा जितनी ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है, अब हीट कैपेसिटी अगर देखा जाए ऊष्मा में परिवर्तन तो क्या है, डेल्टा U प्लस W। अब ये जो डेल्टा Q है, अगर हम इसकी बात करें, डेल्टा Q W के बराबर हो, डेल्टा Q W के बराबर हो, तो कह रहा डेल्टा U 0 हो, डेल्टा U 0 हो। कहता ये होता है अगर आपका कोई चक्रीय प्रक्रम होता है तभी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए चक्रीय प्रक्रम है हमारे पास, तो मोटा मोटा सोचें, ज़रा दिमाग नहीं लगाना, इस तरह का प्रक्रम हमने बनाया था, कह रहे ये होता है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये पूरे प्रक्रम में होता है जब हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं अधिकतम तापमान पर, कह रहा वहाँ पर ऊष्मा अधिकतम तापमान पर यहाँ कहीं उत्पन्न होती है, ये मान लो P और ये V, ठीक। उसे उत्पन्न करने में जो हमारा खर्चा होता है या जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम नहीं बदल सकते पूरी तरह कार्य में, ठीक। हम उसे कार्य में नहीं बदल सकते क्योंकि हमारा कम से कम कोई तापमान जरूर है, कम से कम कोई तापमान जरूर है। और गैस के अंदर जो गैस चल रही है, जिस गैस को हम चला रहे हैं, वो कोई पूर्णतया आदर्श गैस नहीं है, वो कोई पूर्णतया आदर्श गैस नहीं है। और अगर वो कोई आदर्श गैस है भी, ये मान के चलें भाई आदर्श गैस है भी, तो कोई ना कोई तापमान जरूर है। मतलब हम शून्य तापमान पे लेके जाएं, सारी ऊष्मा निकाल लें और वो कार्य में बदल जाएगी, कह रहा ये संभव नहीं है। ऊष्मा कार्य में पूरी तरह नहीं बदलेगी, कुछ हिस्सा उसका बदलेगा, बाकी वह उस प्रक्रम के तहत, क्योंकि इस प्रक्रम में ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल ये चीज़ देखिए, ये हम कहने साहब बिल्कुल नीचे ले आओ, इसको और नीचे लाओ, और नीचे, और नीचे, और नीचे, इसका मतलब दाब शून्य है, दाब शून्य है। तो दाब शून्य कहाँ से हो जाएगा, दाब को फाइनली शून्य नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें तो हो जाएगा, देखो धीरे आ रहा है, जितनी हीट यहाँ से दी है वह सारी की सारी कार्य में जा रही है। बट ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है।
बिल्कुल यही प्रक्रिया इसमें भी होती है। ऊष्मा कम ताप से अधिक ताप पे ले जा ही नहीं, क्योंकि ये ऊष्मा का स्वभाव नहीं है। भाई तापमान या ऊष्मा क्या है? अणुओं की गतिज ऊर्जा है। ठीक, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का स्वभाव क्या है? अणुओं में ज़्यादा गतिज ऊर्जा है तो ठीक है, कम वाले को जाएंगे, लेकिन जब अणुओं की गतिज ऊर्जा कम गतिज ऊर्जा वाले ज़्यादा को थोड़े जाएंगे, तो वो हमें पुश करना पड़ेगा, बल लगा के भेजना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाहर से कार्य करना पड़ेगा। ठीक, डन, दोनों बातें हैं। अब इसके दोनों कथन जो है मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। केल्विन प्लैंक का प्रकथन है, केल्विन और प्लैंक का, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है, यानी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा उस ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में बदलना हो। यानी ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है जो ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में बदल सके। ठीक, क्लासियस कहते हैं ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम ठंडे पिंड से गर्म पिंड को ऊष्मा स्थानांतरण करना हो या ऊष्मा का हस्तांतरण कर देता हो। यानी ऐसा कोई नहीं है जो बिना कार्य, बाह्य कार्य किए ऊष्मा कम ताप से अधिक ताप पर भेज सके। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एक ही जैसे हैं, मतलब इनका एक ही जैसा है। ठीक, हम बात करेंगे उत्क्रमणीय और अनु उत्क्रमणीय प्रोसेस, इस बारे में बात करेंगे। अभी ये अगली चीज़ है हमारे पास, 12 नंबर का ये पॉइंट है। ये है हमारा 12 उत्क्रमणीय एवं अनु उत्क्रमणीय प्रोसेस। उत्क्रमणीय और अनु उत्क्रमणीय व अनु अनुत्क्रमणीय, ये छोटी छोटी जो मात्राएं होती है ना, ये बड़ी, हिंदी यार मेरी बड़ी कमज़ोर है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, हिंदी में मैं ज़बरदस्ती पास हुआ करता था, मात्राओं में बड़ी गड़बड़ होती है। सो दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब उसी प्रोसेस, उन्हीं भौतिक अवस्थाओं से गैस किसी प्रक्रम में आती जाती रहती है। अनुत्क्रमणीय की भौतिक अवस्थाएं बदल के आती है गैस। अब इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं। जैसे मान लीजिए, वैसे तो ये आप जानते होंगे, बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं। मान लीजिए कोई गैस, ठीक, इसी प्रक्रम के तहत चलती है। मान लीजिए ए से बी पे आती है, ठीक, और बी से ए पे जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक, तो ये प्रोसेस है उत्क्रमणीय। और अगर नहीं आती है, कहीं और से जाती है, ए पे जाने का तरीका कुछ और है गैस का, मान लीजिए जाती है ए पे लेकिन किसी और रास्ते से जाती है। अब इस रास्ते से आई, इस रास्ते से गई हो, ठीक, तो ये ए है और ये बी है, ऐसे गई,
ठीक, या किसी और रास्ते से गई, दैट इज नथिंग टू मैटर। ये कैसा है, ये अनुत्क्रमणीय है। ठीक, बस इतनी सी बात है। यानी किसी प्रक्रम में गैस चलती है, कोई प्रक्रम होता है गैस का, अगर वह वापस जाती है पुरानी प्रारंभिक अवस्था में, तो उसी प्रक्रम को उसी के बुनी भौतिक अवस्थाओं से गुजरते हुए जाती है। यानी यहाँ से मान लो यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर इन्हीं अवस्थाओं से वह वापस चली जाएगी। ये उत्क्रमणीय है। और कहीं अपनी मर्जी से जाए बाद में, जैसी व्यवस्था है, ये अनुत्क्रमणीय है। ठीक, अब इसके बाद कहता है ऐसा कोई प्रक्रम प्रकृति में संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, रिपीटेड नहीं है, जिस रास्ते से आई वापस चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसे होते ही हैं सारे प्रोसेस, सारे ऐसे ही होते हैं, ऐसा कोई प्रक्रम नहीं होता। ठीक, अब जरा पढ़ लेते हैं। वो फिर चलिए सिंपल हो गई बात, उससे कोई मैटर नहीं करता। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, वो तो दरअसल विचार करने वाली बातें हैं। डन, कुछ नहीं, सिंपली अगर आपको इसमें पढ़ना हो कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं सब में, ये तो सिंपल बातें हैं। यहाँ हम ये सारी बातें पहले से ही कर चुके हैं, हमने सब बातें डिस्कस कर रखी हैं, कोई इशू नहीं है। बस हमें ये समझना है कि कोई प्रक्रम भौतिक अवस्थाओं की पुनरावृत्ति करता है। कोई प्रक्रम मान लो होता है, एक स्थिति से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक अगर कोई प्रक्रम होता है और यह प्रक्रम पुनः प्रारंभिक अवस्था पे जाता है उन्हीं भौतिक अवस्थाओं से गुजरते हुए, तो ये उत्क्रमणीय होता है। यानी रिवर्स कर देता है, सेम टू सेम नहीं जाता है तो इरिवर्सेबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, बस। ठीक, तो ग्राफ को देख के बता सकते हैं कहीं भी कोई बहुविकल्पीय बनता है, ये सेम रिपीट होता है, ये अपने तक इधर से भी आ सकता है, फर्क मतलब इधर से जाए उधर से जाए, मतलब इसी रास्ते से ना जाए, बाकी कहीं से जाए, ए पे जाए, ठीक, वापस, तो ये अनुत्क्रमणीय हो गया। अब हम पढ़ते हैं कार्नो इंजन, कार्नोट हीट इंजन। ये आता तुम्हारा 11वीं क्लास में बहुत आता ही है।